एवरीवन, वेलकम टू एवी एकेडमी। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत का जो कालखंड है वो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक का है। और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत जो मानी गई है वो गुलाम वंश से मानी गई है, पर इसकी नींव मोहम्मद गौरी ने रखी थी। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दो युद्ध हुए, जिसमें बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट और बैटल ऑफ तराइन सेकंड है। बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट जो है वो 1191 में होता है और बैटल ऑफ तराइन सेकंड जो है वो 1192 में होता है। पहले बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं, दूसरे बैटल ऑफ तराइन में जो है मोहम्मद गौरी जीतता है और भारत में इस्लामिक शासन की नींव रखता है। और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी अपने गुलाम को, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसे दिल्ली की गद्दी पर बिठाता है। दिल्ली की गद्दी पे मतलब कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करता है। वो एक्चुअली जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो लाहौर से शासन करता था दिल्ली पर, यानी भारत पर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत का जो कालखंड है वो आपने जैसा देखा कि 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक भारतीय उपमहाद्वीप में तुर्की, अफगानी और फारसी संस्कृति का समावेश। और इसमें 5 वंश प्रमुख है। जो 5 वंश हैं वो प्रमुखता से हमें याद करने होंगे, उनका सीक्वेंस याद रहना चाहिए, क्योंकि पेपर में अधिकतर सीक्वेंस ही पूछता है। जैसा कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, इनका सीक्वेंस कई बार कई पेपरों में आ चुका है। बीच में से खिलजी वंश गायब कर देगा, सैयद वंश गायब कर देगा, लेकिन आपको सीक्वेंस बना के रखना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि गुलाम वंश के जो संस्थापक हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, जो कि हमारे 1206 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। महत्वपूर्ण शासक इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश के कोई भी लायक पुत्र ना होने के कारण उसने अपनी पुत्री रजिया को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया। कुतुब मीनार का निर्माण अगर हम कहें तो ये सही नहीं होगा। कुतुब मीनार असल में विष्णु स्तंभ है। आप जाएंगे जब कुतुब मीनार घूमने तो वहां लिखा हुआ है विष्णु स्तंभ, और पुरातत्व विभाग ने ही लिखवाया है उसको। तो उसमें तो वहां के जैन मंदिरों को तोड़कर और उसका नाम बदला गया है सिर्फ। प्रशासन प्रणाली और प्रशासनिक योगदान इसका है जो इल्तुतमिश है उसका, हाँ ये हम मान सकते हैं कि इसका प्रशासनिक प्रणाली में बहुत बड़ा योगदान था। इल्तुतमिश असल में जो दिल्ली सल्तनत है उसका प्रमुख शासक है, जिसने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की भारत में। उसके बाद खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम इसमें जानेंगे। संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन खिलजी। इसने सबसे पहले अगर मार्केट रिफॉर्म्स की बात करें, बाजार सुधार और मूल्य नियंत्रण नीति इसकी बहुत ज्यादा सटीक थी। इसने अगर कहा जाए तो एमएसपी की पहली शुरुआत जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही भारत में की। मंडियों की स्थापना इसी ने करवाई और फिक्स प्राइस रखा हर एक गुड का, और मंगोल आक्रमण से रक्षा की। उसके बाद टैक्सेशन 50% टैक्स जो था वो सबके लिए, सारे किसानों के लिए निर्धारित था कि 50% टैक्स आपको देना है। मिलिट्री में दाग और हुलिया जो था, घोड़ों को दागा जाता था और सैनिक का हुलिया जो उसका स्केच होता था वो बना के रखा जाता था। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में इसने जजिया को अबॉलिश कर दिया और बहुत सारे एक्सपेंशन वाले जो अपने सत्ता को, अपने सीमाओं को इसने एक्सपेंड करने के लिए जो अभियान किए, जैसे गुजरात में रणथंभौर में, चित्तौड़ से तो ये भी मार खा के आया था, मालवा, उसके बाद सिवना, जालौर, ये पूरी जगहों पर इसने एक्सपेंशन के लिए काम किया। कुछ जगहों पे पिटा, कुछ जगहों पे इसने विजय प्राप्त की। उसके बाद हम तुगलक वंश के बारे में देखेंगे। संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, प्रमुख शासक मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था और इसने बहुत अच्छे स्टेप्स उठाए थे भारत में कि यहाँ की शासन व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए। जैसे कि जो इसने कैपिटल, जो राजधानी थी, उसको ट्रांसफर करने के लिए सोचा। दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का सोचा, बट
इसने उसके कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं सोचा कि एकदम से हर चीज कैसे ट्रांसफर हो सकती है, इसलिए इसका ये जो आइडिया था फेल हो गया। टोकन करेंसी, ब्रॉन्ज का जो जीतल था कॉइन था उसको सेम सिल्वर कॉइन जो टंका था उसकी बराबर रखा, लेकिन हर घर में उसको फिर से ढालने का शुरुआत हो गई कि हर घर में जो जीतल था उसको ढालने लगे लोग, और अचानक से जो सम्राट का जो खजाना था वो मोहम्मद बिन तुगलक का वो खाली हो गया। ये भी इसका जो आइडिया था वो फेल हो गया। उसके बाद एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स जो इसने किए, दीवाने को ही जो बनाया इसने, ये बहुत बाद तक अकबर और औरंगजेब तक दीवाने को ही था। इसने एक मिनिस्टर ही बना दिया और उसके नीचे पूरा डिपार्टमेंट बना दिया जिसे दीवाने को ही कहते थे। एक पर्सन और उसके दीवाने को ही एक पर्सन का नाम है, एक पोस्ट का नाम है, उसके नीचे पूरा डिपार्टमेंट आता था जो एग्रीकल्चर को और एग्रीकल्चरल टैक्सेस को जो कंट्रोल करता था उसको दीवाने को ही कहते हैं। मिलिट्री एक्सपेंशंस इसने बहुत ज्यादा किए, कोशिश की, बट ये उसमें भी फेल हुआ क्योंकि इसके जो लॉन्ग टर्म आइडियाज थे वो ये वहां तक पहुंचता ही नहीं था। ये बस एक डिसीजन लेता था लेकिन ये बहुत आगे की नहीं सोच पाता था। उसके बाद हम सैयद वंश के बारे में देखेंगे। सैयद वंश एक बहुत कमजोर शासन प्रणाली का वंश था। इसमें जो प्रशासन था उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आ गई, प्रशासनिक प्रणाली में बहुत ज्यादा गिरावट आई। विजय और विस्तार की नीति का अंत यहीं से शुरू हो जाता है क्योंकि सैयद वंश जो था वो इसके बाद बहुत ज्यादा इसमें जो कमी आती है, इसके प्रशासनिक प्रणाली में जो कमी आती है उसी के कारण से सैयद वंश का भी डिक्लाइन माना जा सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि लोधी वंश की संस्थापना जो है वो बहलोल लोधी के द्वारा होती है। प्रमुख शासक सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी 1526 जो हुआ था, युद्ध हुआ था पानीपत का युद्ध, उसमें वो बाबर से हारा और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का सांस्कृतिक योगदान जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, जो स्थापत्य कला है, कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, तुगलकाबाद किला। अच्छा, कुतुब मीनार के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये एक्चुअली में विष्णु स्तंभ है। जब आप जाएंगे इसको विजिट करने तो वहां पे आपको दिखेगा कि ये विष्णु स्तंभ है और पुरातत्व विभाग ने वहां पर लिख रखा है विष्णु स्तंभ। जो उसके अगल बगल जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सारे जैन मंदिर थे, इनको तोड़ा गया और वहां पे फिर थोड़ा बहुत करके हेर फेर करके वहां पे लिखा गया इस्लामिक स्ट्रक्चर, बट यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस्लामिक स्ट्रक्चर हो। उसके बाद संगीत और कला, यहाँ पे सूफी सिलसिले आपको दिखेंगे कि यहाँ से सूफी सिलसिले भारत में आना शुरू हो गए थे दिल्ली सल्तनत काल से। उसके बाद आप दिल्ली सल्तनत की भूमिका, भारतीय इतिहास में प्रशासनिक योगदान बहुत अधिक है। प्रशासन में बहुत सारे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लाए ये लोग। उसके बाद इन्होंने दाग और हुलिया लाया, जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने दाग और हुलिया की प्रणाली चलाई कि हर एक सिपाही का जो हुलिया है वो हमारे पास रिकॉर्डेड रहेगा। दाग है जो हम घोड़े पे दागेंगे कि हाँ ये घोड़ा एक्चुअली आर्मी का है। उसके बाद सल्तनत के पतन के कारण आंतरिक संघर्ष, कमजोर शासन और बाहरी आक्रमण, ये जो थे वो दिल्ली सल्तनत के जो पतन है, एक्चुअली में जो दिल्ली सल्तनत का पतन है उसके कारण है। दिल्ली सल्तनत भारतीय इतिहास का संक्रमण काल है। अच्छा, संक्रमण काल इसको क्यों कहा जा रहा है आप समझने की कोशिश करें कि जब संक्रमण काल हम बोलते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह को पहुंचना, वन पॉइंट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की यात्रा को संक्रमण कहते हैं। बीच में जो चीजें आती हैं वो तो ये बीच वाली चीज है। जब हम जो हिंदू डायनेस्टीज है जैसे पृथ्वीराज चौहान से लेकर और मुगल के बीच में ये पड़ रहा है, इसीलिए हम इसको संक्रमण काल कह रहे हैं। उसके बाद जैसा कि हमने इस वीडियो में बहुत संक्षिप्त में देखा दिल्ली सल्तनत को, लेकिन आपको फैक्ट्स को इसी तरह पढ़ना है, इससे ज्यादा फैक्ट्स शायद पेपर में नहीं पूछेगा। तो आपको सीक्वेंस याद रखना है और रिफॉर्म्स याद रखने हैं सबके, और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक को अच्छे से पढ़ना है ताकि इन लोगों के बारे में आपको हर चीज पता हो। मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। एंड थैंक यू फॉर द लिसनिंग। और आप हमारे पेड कोर्सेज को अवेल करने के लिए avacademy.in पर जा सकते हैं। वहां पर हम आपको
24/7 असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे। एंड आप जब भी हमारे वीडियो में कुछ नया चाहते हैं तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर द लिसनिंग।